नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होनहार गर्ल ज्योति की, जिसके साहस को आज पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। तो देखिए, ज्योति जो सिर्फ आज देश में नहीं दुनिया में भी नाम कमा चुकी है। साइकिल गर्ल के साथ अब ज्योति का नाम जुड़ चुका है। ये गर्ल जिसकी साहस की चर्चा पिछले 9 महीने से हर जुबान पर है। बिहार की इस बेटी की चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक है। आज उस साहसिक या यूं कहें कि होनहार बिटिया के लिए सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी ज्योति के साथ संवाद करने वाले हैं। संवाद के लिए ज्योति पासवान अपने गांव सिरहुल्ली से दरभंगा कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी हैं, जहां 11 बजे का वक्त है, जब संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ज्योति के साथ पूरा परिवार उनका इस वक्त मौजूद है और ये गौरव का क्षण, ये खुशी का क्षण सिर्फ ज्योति और ज्योति के परिवार के लिए नहीं है। आज पूरा सिरहुल्ली कह लीजिए, पूरा बिहार कह लीजिए, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ज्योति का चयन। कब वहाँ गई थी और क्यों गई थी गुरुग्राम? दिल्ली हम इसलिए गए थे कि वहाँ पापा को 26 जनवरी की रात में पापा का ठोकर लग गया था, तो वहाँ पे गए थे पापा को देखने के लिए। हम लोग 30 जनवरी से यहाँ से हम और मम्मी और जीजू गए थे देखने के लिए। तो वहाँ पे पापा का हालत बहुत ख़राब था। तो मम्मी मेरी आंगनबाड़ी में साई का मम्मी का 10 ही दिन का छुट्टी था, तो मम्मी बोली कि सो तुम रहो, हम जा रहे हैं, मेरा 10 ही दिन का छुट्टी। बोले ठीक है मम्मी, सो हम रहते हैं, आप जाइए। तो वहाँ पे हम रहे पापा के पास। तो लॉकडाउन लग गया, तो वहाँ पे हम लोग का सब कुछ का दिक्कत हो गया, खाने पीने सब कुछ का, रहने का भी। तो हम लोग सोचे अब घर ही चल जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो घर आने लगे तो मतलब हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं था, तो मोदी सरकार वाला हमको वो मेरी मम्मी बोली है कि वही भेजा है पैसा। तो हम लोग बोले कि ठीक है। तो हमको 2 बार 500 रुपया आया, तो हम उसी को साइकिल लिए 1000 में। तो 500 रुपया उसको दिए, 500 रुपया नहीं दिए। तो वही साइकिल से हम 11 बजे रात में निकल गए वहाँ से। आपके समय दिक्कत हुई, क्या हुई, कैसे लाइफ? दिक्कत तो मतलब वहाँ पे हुआ जब चढ़ाने वक्त में पुला से पार करना पड़ता, वहाँ इतना सब कुछ का दिक्कत नहीं, खाना पीना सब दे रहा था रास्ते में। फिर यहाँ आई तो क्या? फिर यहाँ पे आए तो मतलब गांव में गए, तो गांव में तो घुसने नहीं दिया। तो हमारे स्कूल पे थे, तो सब बोला अंकल लोग कि कहीं कौन लेके आया मोहन को, तो बोला कि जो उसकी बेटी लेके आया। उसके बाद सब सर लोग आने लगे, पेपर ऊपर छपाए तो सर लोग आने लगे, तो वही बोले हैं सब। अब बहुत अच्छा स्थिति है। क्या है मतलब घर बना? पहले क्या कैसे घर में रहती थी? घर पहले मेरे पास एक घर था, अब 3 महला घर बन गया, बाथरूम भी है, कल भी है, सब कुछ बन गया मेरे पास। अब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। आज प्रधानमंत्री सर से जा रहे मिलने के लिए। हाँ। तो ज्योति के चेहरे का तेज देखिए। इस बात की खुशी सिर्फ ज्योति को नहीं, परिवार को भी, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद का मौका मिल रहा है। ज्योति के पिता मोहन पासवान की पहचान उनकी बेटी से है। उन्होंने लॉकडाउन की कहानी को न्यूज़ 18 के साथ शेयर किया। उन्होंने 1 साल पहले उस मुश्किल दौर को याद किया जब वे अपनी बेटी के साथ साइकिल पर गुरुग्राम से निकले और मजबूरी के तमाम हालातों को पार करते हुए वो दरभंगा तक पहुंचे। संवाददाता विपिन कुमार दास ने उनसे बातचीत की। इसे लॉकडाउन में क्या सब हुआ था उसको थोड़ा बता दीजिए। सर हम लोग तो बीमार पड़े हुए थे गुड़गांव में, ई रिक्शा चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था सर। तो हम लोग बीमार में इलाज चल रहा था। हमारी लड़की, मेरा जमाई और मेरी वाइफ गया था सर वहाँ देखने के लिए। तो जमाई और मेरी वाइफ तो चलाया सर, लेकिन बेटी वहाँ पे रुक गई थी। जो पापा को देखभाल, मैंने बोला तो रहने दो, अब ठीक हो जाएगा पैर, तो फिर अपना 1 महीना कमा के अपना फिर हम बेटी अपना घर चले जाएंगे। इसी बीच सर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हम लोग तो 1-2 लॉकडाउन तो झेले, लेकिन लास्ट वाली लॉकडाउन में हम लोग को हिम्मत टूट गया। कमरा मालिक भी कहा जो कमरा किराया पैसा दो या तो खाली करके भाग जाओ यहाँ से। भगा रहे थे सर। खाने पीने की भी दिक्कत हो रहा था। हमारे बच्चिया के अकाउंट में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 500 रुपये आए थे। उसके बाद नीतीश सरकार की तरफ से भी यहाँ से हमारी बच्चिया को 1000 गया था। उसी पैसे से सर अरेरिया के मुस्लिम लोग आ रहे थे। हम लोग अंकल जी कहते थे, मुल्ला जी। तो वो लोग कह रहे हैं हम लोग दरभंगा जाएंगे, दरभंगा होकर हम लोग वो अरेरिया की तरफ जाएंगे। तो हम लोग पूछे सर अगर आप दरभंगा होकर जाइएगा तो हम लोग को भी ले चलिए। लेकिन कहें जो साइकिल तो हम लोग को है नहीं, लेकिन कहीं दिलवा दीजिएगा। तो बोला ठीक है हम पता करते हैं। लेकिन सर वो जुगिया में साइकिल एक लिए हम लोग,
वैसे 1000 रुपया से कम नहीं कर रहा था, लेकिन 500 रुपया दिया। बोले हम लोग अब आएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आप लोग को दे देंगे पैसा। तो दिया सर, उसी के माध्यम से हम लोग तो मना किए बच्चा को जो नहीं चलो अब तो तुम लोग को होगा भी नहीं, हम वजनदार भी है, फिर भी कहीं चलो पापा ये लोग के साथ में हम लोग निकल जाएंगे। उसी माध्यम हम लोग सर निकल गए रात में। कैसे बेटी का साहस कितना था और आप मना भी कर रहे थे, फिर कैसे माने आप? सर हम तो काफ़ी मना किए, बेटा नहीं हो पाएगा क्योंकि वजनदार भी हूँ और काफ़ी दूर भी है। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते जितना सफ़र कोई चला के जाएगा और तुम लड़की हो, नहीं हो पाएगा। तो कहीं चलिए पापा सब पैदल भी चलेंगे, कहीं होगा तो चल के चलेंगे, अगर जैसे होगा वैसे चलेंगे, पहुँचना भी तो है। चलो जैसी है। फिर कैसे आए यहाँ पर? सर हम फिर बहुत सारे लोग निकले थे वहाँ से, हम लोग तो रात में हम लोग 11 बजे निकले थे गुड़गांव से, तो हम लोग सब साइकिल से निकले। आज पीएम भी बात करेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम और हमारी बेटिया से बात करेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं जो हम पहली बार हम लोग शायद सपनों में नहीं सोचे थे जो हम मंत्री जी से बात करेंगे। इसी बेटी के माध्यम से आज हम बहुत गौरवशाली है, आज मुझे दर्शन कर पाएंगे मंत्री जी। तो एक पिता की बात आपने सुनी जो कह रहे हैं कि एक हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी पहचान उसके बच्चों से हो, और आज का वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का सौभाग्य परिवार को मिल रहा है। बेटी के साहस ने 1200 किलोमीटर की दूरी को किस तरीके से नाप दिया और आज पिता की पहचान बन गई है। साइकिल गर्ल ज्योति की इस उपलब्धि से ज्योति के गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं। सुबह से ही ज्योति को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। दरभंगा से सिरहुली गांव की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लोगों का उत्साह साफ नजर आता है। और इसी मौके को हमारे सहयोगी ने, विपिन ने देखा और आप तक ये तस्वीरें। पीएम वर्चुअल संवाद के माध्यम से ज्योति, साइकिल गर्ल ज्योति जो अब पहचान की मोहताज नहीं है, उससे बात करेंगे। और उसको लेके हम अभी उनके गांव में हैं और गांव में देखिए जो ग्रामीण हैं उनके घर के सामने हैं और जितने भी लोग हैं काफ़ी खुश हैं कि उनके गांव की बेटी को के साथ आज पीएम जो है संवाद करेंगे, जिसके लेके ज्योति के घर के आगे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। लोग बधाई दे रहे हैं कि उनकी गांव की बेटी जो है जाएगी आज और पीएम से संवाद करेगी। उसके लेके उसके ग्रामीण में क्या खुशी है, उनसे बात करते हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम लोग को गांव का बेटी जो है तो नाम की है, बहुत खुशी है। हमारे गांव का उन्नति किया है, देश का उन्नति किया है। और आप क्या कहना चाहते हैं? ज्योति को आज सीधे पीएम से बात करेंगे। हम लोग तो बहुत खुश है कि गांव की मेरी बेटी जो कारनामा दिखाया है, बहुत अच्छा तारीफ की काम किया है। और आगे प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं गांव वाले कि उनको और भी प्रोत्साहन मिले ताकि वो और आगे बढ़े। हम लोग तो है ग्रामीण हैं, उनकी हमारी लोग की भतीजी लगेंगे, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम लोग खड़े हैं यहाँ सभी भाइयों ज्योति के साथ हैं, ज्योति के साथ खुश हैं आप लोग? खुश हो। आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योति को आज पीएम सीधे प्रधानमंत्री बात करेंगे ज्योति से। हम सब ज्योति के अथी से खुश है कि जे हमारा गांव के ऊंचा करा है, अच्छा बात हुआ है, ऐसे खुश है। पूरा ग्रामीण जो है खुश हैं कि ज्योति को जो सम्मान मिल रहा है उसको लेके गांव का भी जो है गौरव बढ़ रहा है, जिसको लेके यहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। और आज सीधे पीएम बात कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा खुशी इन ग्रामीणों के बीच में है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो देखिए आज सिर्फ सिरहुली के लोग खुश नहीं है, आज मिथिलांचल खुश है, आज पूरा बिहार खुश है। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, चूंकि आज का दिन सिर्फ ज्योति के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, आज बिहार के लिए भी उपलब्धियों का दिन है। उस बेटी ने ये साबित कर दिया कि देखिए चाह हो तो हर राह आसान होती है, और पिता के लिए ये क्षण और ज्यादा गौरवपूर्ण। जी सही बात है कि ये मिथिलांचल के लिए गौरव का विषय है, मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के लिए। और बिहार से अब निकल के देश नहीं विदेश तक ज्योति का जो है परचम लहरा गया है और पूरा परिवार खुश है। आज अभी हम जिस समरनालय के बाहर खड़े हैं, बस हमारे पीछे जो समरनालय है वहाँ पर जो है ज्योति को बिठाया गया है और अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद सीधे प्रधानमंत्री से वो वर्चुअल संवाद करेगी। तो सही में ये खुशी का माहौल पूरे दरभंगा, पूरे मिथिलांचल में है। जी
बिल्कुल विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि वर्चुअली संवाद स्थापित किया जाना है प्रधानमंत्री की तरफ से और पूरा परिवार इस वक्त ज्योति के साथ वहां मौजूद होगा। जी, प्रशासन की बात कहे तो प्रशासन जब प्रशासन को ये सूचना आई पीएमओ से कि ये वर्चुअल संवाद होगा, उसके बाद ही यहाँ के जिला अधिकारी त्यागराजन ने बाजाबता एक दिन पहले ज्योति को यहाँ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं समरणालय वहाँ लाया और यहाँ पे जो है एक ट्रायल भी करवाया गया था कि ज्योति यहाँ तुम बैठेगी, ज्योति के पिता यहाँ रहेंगे, माँ रहेगी, और एक ट्रायल कहें तो एक ट्रायल भी हो चुका था कि कोई गड़बड़ न हो। जब पीएम ज्योति से बात करे तो कोई किसी तरह की तकनीकी खराबी ना आवे, खामियां ना हो, जिसके लिए यहाँ के डीएम ने पर्याप्त व्यवस्था और समुचित जो कहें पूरी व्यवस्था करके यहाँ रखी हुई है। और इसी का जो सुबह ही ज्योति को 7:30 बजे ही उसके गांव सिरुल्ली से दरभंगा समरणालय लेके आ गया। जी बिल्कुल विपिन, जहां आप खड़े इस वक्त दरभंगा समरणालय के बाहर, क्या ज्योति से बातचीत हो सकती है? क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परिवार उनके साथ मौजूद है यहाँ पर। ऐसा है कि हम ज्योति को तमाम जो वहाँ अंदर ज्योति को लेके चले गए हैं प्रशासन के लोग, तो ज्योति हमारे साथ अभी नहीं है उपलब्ध, लेकिन जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो समरणालय है उसमें तैयारी कर ली गई थी और ज्योति को जो है एनआईसी के अंदर लेके बैठा दिया गया है और उनके परिवार को, तो ज्योति हमारे साथ अभी नहीं जुड़ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ये वही जगह, ये समरणालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर अब से कुछ वक्त बाद ही ज्योति के लिए वो खास मौका भी होगा, परिवार के लिए वो खास क्षण भी होगा जो प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए ज्योति नजर आएगी। हर वो तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और अब बात रुपेश हत्याकांड की। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह के हत्या के आज 13 दिन हो चुके हैं। सवाल ये कि 13 दिनों के बाद पुलिस की और जांच एजेंसियां क्या कर पाई हैं? क्या उनके हाथ कुछ लग पाया? रुपेश सिंह की हत्या किसने की, ये सवाल अभी भी मौजूद है। और इस दौरान अलग अलग जांच एजेंसियों ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की। 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। एसटीएफ और एसआईटी की टीम पटना में कई बाइकर्स को पकड़कर उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन हत्यारे कौन, किसने हत्या को अंजाम दिया? दिल्ली, गोवा से लेकर गुजरात और झारखंड तक दिल्ली तमाम पुलिस की तरफ से छानबीन की जाती है, लेकिन इस तमाम छानबीन के बाद आखिर हत्यारों का सुराग हाथ क्यों नहीं लग पा रहा? शुरुआत में यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि टेंडर विवाद में रुपेश सिंह की हत्या की गई होगी और इस एंगल से भी जांच चलती रही। पटना से लेकर गोपालगंज के 7 टेंडर और इसकी जांच भी और उस जांच से जुड़ी खबर भी सामने आती रही। रुपेश के रिश्तेदार और उनके करीबियों तक से पूछताछ हुई, लेकिन इस जांच में भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। रविवार को एक टीम ने पार्किंग से जुड़े मामले की जांच दोबारा शुरू की है और इस जांच में जितनी टीमें लगी हुई हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें भी इस हत्याकांड में सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई है और इसी पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस जब आखिर लाइनर और शूटर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा क्यों नहीं पाई? क्या ये इतना पेचीदा है और क्या पुलिस इसमें सफलता हासिल कर पाएगी? ये तमाम सवाल इस वक्त तो देखिए 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और इसीलिए कई सवाल सामने हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा आखिर कब तक होगा? जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली क्यों हैं, जो कि एक्सपर्टाइज एजेंसियां हैं? लाइनर और शूटर्स की अब तक पहचान क्यों नहीं हो पाई? सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा कब तक होगा? और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, इसका सीधा रुख करना चाहूंगी मैं। संजय, सवाल ये कि तमाम जांच एजेंसियों को लगा दिया गया, मुख्यमंत्री के निर्देश सामने आ गए, आप टेंडर घोटाले तक पहुंच जाते हैं, परिवार के लोगों से पूछताछ कर लेते हैं, शूटर्स को लेकर कई जानकारियां आपके हाथ लग जाती हैं, फिर भी हत्यारे कौन, यह सवाल अभी भी
देखिए बिल्कुल विवाह आज कुल मिलाकर देखें तो 14वां दिन है और 14वें दिन तक यह पहला शायद हाई प्रोफाइल मर्डर है जिसकी तह तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। आज तक कारणों के जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाने में पुलिस लगी रही। इसमें जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो पटना की पुलिस की SIT हो या फिर CID हो, STF हो, जितनी टीमें हैं उतने एंगल हैं इस पूरे मामले में। पुलिस आगे जरूर बढ़ती है। 200 लोगों से पूछताछ कर ली गई इस पूरे मामले में, 50 लोगों को हिरासत में लिया गया और आज तक पुलिस किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। पिछले दिनों आपको याद होगा सूबे के DG PSK सिंघल ने कहा था कि एयरपोर्ट जो पार्किंग विवाद है वो एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आया है और पुलिस इसी एंगल पर आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ दूर आगे जरूर पुलिस बढ़ रही है, जिस एंगल पर भी वो बढ़ना चाह रही है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद उसे लॉजिकल सिचुएशन में नहीं पहुंचा रही है और यही कारण है कि पुलिस में एक तरीके से निराशा के भाव है। पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत होती है उन्होंने कहा कि हम आगे जरूर बढ़ते हैं, लेकिन एक स्टेज पर जाकर ये जांच जो है वो रुक जाती है। सबसे बड़ी बात है कि लाइनर और शूटर कौन है इसका पता नहीं चल पाया पुलिस को। सच पूछिए तो जितने ढेर जोगी मठ उजाड़ वाली बात हो गई है। इतने सारे लोग, इतनी एजेंसियां, दिल्ली, गोवा, यूपी, झारखंड, 4 स्टेट में जाना, पटना के अलावा कई बिहार के दूसरे जिलों में जाना, तमाम तरह की बातें जो हैं इस पूरे मामले आ गई है। लेकिन पटना पुलिस हो या फिर CID SIT हो, इस मामले में अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है और आज भी पटना के जो जितने बाइकर्स गैंग के मेंबर्स हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात से एक ठेकेदार को पकड़ के लाई जो पहले आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है, एक पटना के बिल्डर से पूछताछ, ये सभी अभी हिरासत में है और इनसे पूछताछ कर पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात और कहीं न कहीं बिल्कुल। और इसीलिए संजय ये सवाल है कि आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कब तक होगा और क्या अपने ही जांच में इस वक्त एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, जिनकी सेहत को लेकर सभी चिंतित हैं। एम्स दिल्ली के डॉक्टर लालू प्रसाद यादव की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर राकेश और उनकी टीम ने लालू के सेहत की जांच की है और जांच के बाद डॉक्टर्स ने यह कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो लालू के लंग्स के संक्रमण को ठीक करना है। सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त डॉक्टरों के सामने यही है कि लालू के निमोनिया को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, क्योंकि लालू यादव की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। अगर लंग्स में लंबे समय तक ये संक्रमण रहता है तो इसका सीधा असर हार्ट पर पड़ सकता है। संक्रमण की वजह से लालू को अभी सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालू का किडनी पहले से ही 25% ही काम कर रहा है। क्रेटिनिन लेवल बढ़े हुए हैं। लालू पहले से ही 16 बीमारियों से ग्रसित हैं और इसी वजह से इस वक्त डॉक्टर्स की प्राथमिकता ये कि जल्द से जल्द उनके लंग्स में जो संक्रमण है, निमोनिया की जो परेशानी है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे ठीक किया जा सके। लालू के करीबी और आरजेडी नेता भोला यादव ने यह कहा कि लालू की सेहत में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। आज एम्स में हुई लालू के जांच की रिपोर्ट सामने आएगी और इसके बाद डॉक्टर्स दवा की शुरुआत कर पाएंगे। एम्स में स्थिति बढ़िया अच्छी नहीं थी। हम लोग वहां से एम्स लाए हैं, डॉक्टरों की टीम देख रही है। अभी पहले से सुधार हुआ है। आज जांच का रिपोर्ट आने के बाद और ये लोग गहराई से इस पर अपना जो भी दवा नया चालू करना है करेंगे। कुल मिलाकर के देख रहे हैं यहाँ स्थिति ठीक है। और अगली खबर पटना से सटी बेहटा की, जहां पर बिंदौल गांव में बालू से लदा ट्रैक्टर पलट गया। चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये ट्रैक्टर जो है ओवरलोडेड है, क्षमता से ज्यादा बालू इस ट्रैक्टर पर लदा हुआ है और ये अचानक से, पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये ट्रैक्टर अचानक से पलट जाता है और जो ड्राइवर है वो खुद इंजन के नीचे दब गया। उबड़ खाबड़ रास्ते थे, ओवरलोडेड ट्रक, इसे ले जाने की कोशिश ड्राइवर की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान ये ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीर सबक लेने के लिए काफी है। उन लोगों के लिए ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो ओवरलोडेड गाड़ियों को चलाते हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसे हादसे और वो आपकी जान के ऊपर भारी नहीं पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए इन हादसों से सबक लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 बार बार दानापुर और बेहटा में बालू के अवैध खनन की तस्वीरें दिखा रहा है। अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो ये तस्वीर
सामने नहीं आती। ये तस्वीर सबक तो है ही, प्रशासन की पोल भी खोल रहा है। और चलिए अब आपको नवादा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उत्पाद विभाग के कर्मचारी एक अदद छत के लिए तरस रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल हालात होंगे। ठंड में उत्पाद विभाग में ड्यूटी कर रहे सैप और होमगार्ड के जवानों को शराब के डिपो में रहना पड़ रहा है। जवानों का कहना है कि इस जर्जर डिपो में उनकी रात मुश्किल से ही कट पाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर सब कुछ साफ है कि कैसे और किन हालातों में जवान यहाँ रह रहे हैं। ये वही जवान हैं जिनके ऊपर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी है। इन जवानों की मुश्किलों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा उत्पाद विभाग का आवासीय परिसर नहीं होने के कारण यहां कार्य कर रहे सैप एवं होमगार्ड के जवानों को फटेहाल की जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। आवासीय परिसर नहीं होने के कारण उन्हें एक बंद पड़े शराब डिपो में रहना पड़ रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि यहां किस प्रकार की व्यवस्था है और कैसी सुविधाओं के बीच में ये लोग रहने को मजबूर हैं। सब सर्वाधिक समस्या इन्हें गर्मी और जाड़े की समस्या में होती है, जहाँ आप देख सकते हैं सही तरीके से इन्हें छत भी नसीब नहीं हुई है, क्योंकि ये एस्बेस्टस की सीट गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशान करती है और ठंड में तो उन्हें सर्वाधिक परेशान होती है। कुछ जवान हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या समस्या हो रहा है आपको, ये बताइए। समस्या सर, एक तो चौकी नहीं है, चौकी हम अपना खरीदा हुआ है और रहने का भी व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का नहीं है और चांपाकार का भी बहुत दिक्कत है। मार्च अप्रैल में बिल्कुल पानी चला जाता है, एयर पीछे चला जाता है। सरकारी पानी आएगा तो एकदम डिपो में आग लग गया, एकदम गाड़ी सड़ रहा था। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने का सर हम नीचे छोड़ रहे थे। अच्छा। अभी हम अपना चौकी खर्चा करके पैसा खरीद के लिया है, तो सब जगह चौकी मिला है, फोर्स के लिए रहने के लिए व्यवस्था दिया गया है, मगर यहाँ नहीं मिल रहा है। इधर कुछ नहीं है। कुछ और लोग आइए उनसे हम जानते हैं। आप बताइए आपको क्या समस्या यहाँ होना पड़ा? समस्या यहाँ है सर, ये पुराना डिपो है, इसमें ये मोटरसाइकिल भर दी है, ना कोई साफ सफाई होती है ना कुछ होता है। इसको पहले झाड़ू मारते थे, ठीक करते थे, अभी इसके अंदर जो मोटरसाइकिलें भरी हुई हैं चारों तरफ, इसमें कीड़े मच्छर हैं, सब कुछ है, सांप वगैरह निकलते हैं। अब यहाँ सफाई करने का है ही नहीं। अंदर जब अंदर सामान भर दिया गया, मोटरसाइकिलें सब भर दी गई, सफाई कहाँ से होगी? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, मच्छर काटते रहते। यहाँ के जवानों का यही कहना है कि दूसरे जिलों में भी कार्य कर रहे सभी जवानों को कई प्रकार की सुविधा दी गई है, मगर इन्हें यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं दी गई, जिसके कारण इन्हें विभाग ने इन्हें अपने ऊपर छोड़ दिया है और विभाग की तरफ से कभी भी किसी अधिकारी ने इनकी सूझ नहीं ली है। नतीजतः आए दिन यहाँ के जवान बीमारी से ग्रसित होते हैं और इन्हें कई प्रकार की समस्या झेलना पड़ता है। तो इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या को दूर किया जाए, ताकि वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए